नसीन, ऐसा लग रहा है कि जंग दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक सीज फायर जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, उसमें आप देखें कि बाकायदा क्लैशेस हुए हैं, बमबारी हुई है। और आज के इस दौर में जब ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया को रूल कर रहे हैं तो सीज फायर कोई मानी रखते नहीं है। और डिप्लोमेसी, जिसको हमेशा से एक टूल इस्तेमाल किया गया, टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और अब भी जब ये नेगोशिएशंस हो रहे थे, अच्छा ईरान जवाब दे रहा है, अच्छा जी अमेरिका ये बात कर रहा है, उस पर काफ़ी एक ऑप्टिमिज्म पाया जा रहा था। बट हमारा हमेशा से यही जो है वो असेसमेंट रही है कि यहां पर कोई डिप्लोमेसी इस्तेमाल नहीं होनी, जो डिप्लोमेसी है वो कामयाब नहीं हो सकती, बिकॉज अमेरिका में विल नहीं है, अमेरिकी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वो विल नहीं है कि वो ईरान के साथ कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कर सके। इसलिए डिप्लोमेसी कभी कामयाब नहीं होगी। और वही नतीजा निकला है जिसका पिछले 5 दिनों से रौला पड़ा हुआ था। अच्छा ये प्रपोजल जा रहा है, वो प्रपोजल आ रहा है, अल्टीमेटली उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान ने बड़ा रीजनेबल एक प्रपोजल भेजा जिसको ट्रंप ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मुझे पसंद नहीं आया, बादशाह सलामत को जब वो पसंद नहीं आया। तो अब क्या करना है? तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि जंग आ रही है, ठीक। और इसमें ग्राउंड अटैक भी शामिल हो सकता है, ये बात ज़हन में रखें। बड़ी खामोशी के साथ तैयारी हो रही है, लेकिन ईरानी इंटेलिजेंस, रशियन इंटेलिजेंस और चाइनीज इंटेलिजेंस जानते हैं, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, इजरायली फौजी इसराइल में आ रहे हैं, और इजरायली जो अमेरिकी फौजी हैं वो इसराइल में आ रहे हैं, और जो ग्राउंड अटैक है उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी रीजन के अंदर लाए जा रहे हैं। तो ये एक तैयारी यहां पर हो रही है। 2 ही ऑप्शन ट्रंप के सामने खड़े हैं, एक ये है कि वो कोई सेटलमेंट करे, एग्रीमेंट करे, और दूसरा ये है कि ग्राउंड अटैक है। तो सेटलमेंट तो वो फिर उस पर नहीं कर रहे। अच्छा, ईरान ने कहा है कि वो अकेले नहीं है, अगली जंग के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और वो अकेले नहीं है, उनके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, बहुत सारे दोस्त उनके साथ खड़े हैं। और हिजबुल्लाह ने उधर नाको चने चबवा दिए हैं इसराइल को। सबसे बड़ा वेपन जो मिडिल ईस्ट की रेजिस्टेंस के पास आ गया है, और ये पूरी दुनिया में जहां जहां पर रेजिस्टेंस हो रही है वहां वहां पर आप देखेंगे कि ये बैटलफील्ड में गेम चेंजर वेपन जब साबित होगा। जो नए ड्रोन्स हैं, आज हिजबुल्लाह ने एक और अटैक किया है जिसने इसराइल को हिला के रख दिया है। हिजबुल्लाह ने एक हमले में इसराइली बेस पर अटैक किया है और उसमें इसराइली फौजी हलाक हुआ है। 2 तरह की लड़ाई हो रही है। एक लड़ाई यह है कि जो लेबनान के अंदर लड़ी जा रही है, इसराइली फौज लेबनान के अंदर घुसी हुई है, उस इसराइली फौज को हिजबुल्लाह निशाना बना रही है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, ये जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है जहां पर इसराइल ज़ाहिर है मौजूद है, तो वहां पर जो इसराइली बेस है, जो कि ज़ाहिर है सेफ, उनकी सबसे सेफ जगह ना बेस है, उस बेस के अंदर पेनिट्रेट करके एक ड्रोन ने जाकर एक इजरायली फौजी को निशाना बनाया। यह बिल्कुल एक नई डायमेंशन है इस जंग की, कि चलो मैदान जंग में तो हो रहे हैं वाकयात जो कि वो उन्होंने वहां भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन बेस वाला तो छोड़ देना कि बेस में कोई फौजी जो निशाना बन जाए। तो बेस के अंदर भी वो हलाक हुआ है। तो इसराइल में खौफ भी बढ़ रहा है उनकी फौज में। जो कल इजरायली आर्मी चीफ ने खुद कहा कि हमारी फौज कोलैप्स हो सकती है, 10,000 जो रिजर्व्स हैं वो भाग सकते हैं, वो छोड़कर जा सकते हैं। अब आप देखिए कि दुनिया कैसे तब्दील हो रही है। स्पेन ने प्रपोज कर दिया है कि एक यूनाइटेड यूरोपियन आर्मी बनाई जाए। वक्त आ गया है कि अमेरिका पर इन्हिसार खत्म किया जाए, और ये नेटो वेटो सब फारिग हो चुका है। एक यूनाइटेड यूरोपियन फौज बनाई जाए। ये हैं वो असरात। और जब ये जंग खत्म होगी, पता नहीं कितने साल चलेगी, उसके बाद बिल्कुल एक नई दुनिया इमर्ज कर चुकी होगी, और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी। आपको पता है जंगों से असल में बहुत चीजें तेजी के साथ होती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हर एक शोबे में, ठीक है ना, वो जब वो सामने टैंक्स पहली बार जब उसमें उतारे गए, और ईच एंड एवरी डायमेंशन। मिसाल मैं फूड की आपको मिसाल देता हूं, वहां से ये आहिस्ता आहिस्ता जब फ्रोजन फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया कि वहां पर आपको लंबी कैंपेन के लिए जाना है और खाना आप फिर कैसे वो रखेंगे, तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट जब वो सामने आया। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि हर डायमेंशन में वाकयात होते हैं, और आप देखते हैं कि हर जंग के बाद एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में जब आ चुकी होती है, तो जंगें जो है वो दुनिया को तेजी के साथ बदल देती हैं, और ये जंग बदल रही है क्योंकि ये ग्लोबल वॉर है। स्टारमर जो कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो ये कह रहा है कि हम ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। असल बात यह है कि ये इस पोजीशन में नहीं है कि ईरान जंग का हिस्सा बन सके। ना ही बरतानिया की इकोनॉमी इस चीज़ की इजाज़त देती है, और ना ही बरतानिया के हालात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि वह जंग का हिस्सा बने।
वगरना क्या वो ईरान का कोलैप्स नहीं चाहते? क्या वो ग्रेटर इजराइल नहीं चाहते? क्या उन्होंने फलस्तीनियों के ऊपर होने वाले मजालिम पर आंखें और कान बंद नहीं कर रखे? तो मसला यह है कि वो इस पोजीशन में नहीं है। और इसके साथ अलबत्ता आप ये देखिए कि कितनी नाजुक सूरत हाल है कि आलमी जंग से हम इतने दूर खड़े हुए ना कि बरतानिया ड्रैग हो सकता है, फ्रांस ड्रैग हो सकता है, इन सब के जंगी बेड़े तो यहां पर आ गए हैं। और उधर से नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, इनमें से कोई ताकत भी ड्रैग हो सकती है। और साउथ कोरिया ने कहा है कि जो उनका टैंकर निशाना बनाया गया था वो एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं कि ये किसने निशाना बनाया, और उसके बाद जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे साउथ कोरिया ने कहा। चाइना का जो फैक्टर है वो जाहिर है सबसे बड़ा है, सबसे अहम है। और नेतन्याहू जो है वो अब अपने आप को पोजीशन कर रहा है अगेंस्ट चाइना। इससे पहले इसने सोवियत यूनियन के कोलैप्स में जब अपना हिस्सा डाला, अब ये चाइना के खिलाफ जब अपने आप को पोजीशन कर रहा है, क्योंकि वेस्ट के मुकाबले में कोई भी ताकत जब वो इसराइल को सूट नहीं करती है। क्योंकि आप देखेंगे ओआईसी मुल्कों को फिर वो ताकत सपोर्ट करती है जो इसराइल को कबूल नहीं है। वेस्ट तो मुकम्मल इसराइल की मुट्ठी में है ना। तो जब भी दुनिया में कोई किसी और ताकत की इमरजेंस होती है, फितरी तौर पर उसका अलायंस जो है वो ओआईसी मुल्कों के साथ बनेगा। तो इसलिए इसराइल को दुनिया में कोई और ताकत जो पसंद नहीं है और वो उसको नहीं अफोर्ड नहीं करते। मैं दो स्टेटमेंट सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। जो कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर हैं, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के पास इस वक्त वो है जो कि आज से पहले उसके पास कभी नहीं रहा, और माजरत, और वो ये है कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस। नेतन्याहू के पास इस वक्त अमेरिका की फोर्सेस का मुकम्मल कंट्रोल है, क्योंकि जो इंतजामिया इस वक्त बैठी है इक़्तिदार में वो मुकम्मल नेतन्याहू के कंट्रोल में है, पेंटागन चीफ नेतन्याहू के कंट्रोल में है। एब्सोल्यूट एलिजियंस एंड ओबीडियंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस, अमेरिकी सदर की मुकम्मल जो वफादारी है, ताबेदारी है, वो नेतन्याहू को हासिल है। और ही नोज कि ही हैज टू यूज इट और लूज इट, और नेतन्याहू को पता है कि उसने ये ताकत अभी इस्तेमाल करनी है और वो इसको करने जा रहा है, जैसा कि उसने 28 फरवरी को की। लेकिन अब एक और राउंड में वो इस ताकत को इस्तेमाल करने जा रहा है। अब ये देखिए, नेतन्याहू नोज कि दिस विंडो इज क्लोजिंग, ये जो मुकम्मल उसका कंट्रोल है ये खत्म हो रहा है। दिस विंडो इज क्लोजिंग, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो रिजेंटमेंट है, जो हालात बदल रहे हैं, सारा कुछ बदल रहा है। तो दिस विंडो इज क्लोजिंग, ही हैज टू यूज अमेरिकाज रिमेनिंग पावर नाउ और ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट कोलैप्स। अभी वो ताकत इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस नेतन्याहू के कंट्रोल में है, कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर कह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो नेतन्याहू के ऑर्डर मानती है। इसका मतलब यह है कि जंग अगर करवाना चाहे इसराइल तो वो करवा सकता है, जैसे उसने 28 फरवरी को करवाई। वगरना ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा डिजास्टर फैसला था, जो बुश जैसे सदर ने भी नहीं लिया, जो ओबामा जैसे सदर ने भी नहीं लिया, जिसने कितने ही ओआईसी मुल्कों को तबाह किया। तो बाकी रिमेनिंग पावर भी वो इस्तेमाल करने जा रहा है, यानी वो एक और जंग में अमेरिका को ड्रैग करने जा रहा है। ये डॉगलस मैकग्रेगर कह रहे हैं। जो प्रोफेसर मरांदी हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि अनदर अमेरिकन अटैक इज इमिनेंट। बिल्कुल वाज़ेह है कि एक और अमेरिकी हमला होने जा रहा है और इसका ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका है। कुवैत में ट्रूप्स आ चुके हैं, कतर में जेट्स देखे जा रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट्स जो वो देखे जा रहे हैं, पोजीशन जो है वो रीजन में ली जा रही है। इट्स वेदर एनीवन इन वॉशिंगटन हैज द विल टू स्टॉप इट। उन्होंने कहा सबसे अहम बात यह है कि क्या अमेरिका में किसी के पास विल है कि वो इस नई जंग को रोकेगा। तो आप देखें कि कांग्रेस बेबस हो चुकी है, पब्लिक जिसकी वो सुनते नहीं है, मीडिया जो उनके कंट्रोल में है। तो मुझे बताइए कौन है जो ट्रंप को रोकेगा। एक रेजोल्यूशन, 6 रेजोल्यूशन लाई गई हैं कांग्रेस में, एक भी पास नहीं हो सकी अगेंस्ट ट्रंप, उसको रोकने के लिए। तो सवाल यह है कि रोकेगा कौन ट्रंप और नेतन्याहू को एक और हमला करने से। उनके सामने कोई मॉरल क्वेश्चन नहीं है, उनके पास कोई लिजिटिमेसी का मसला नहीं है। रैशनैलिटी तो फिर ट्रंप से कोसों दूर है कि वो रैशनैलिटी की बुनियाद पर फैसला करे। तो रोकेगा कौन ट्रंप को। अच्छा, तो अब जरा ट्रंप की सुन लें। कहता है कि मैंने अभी ये रिस्पॉन्स पढ़ा है ईरान का, और इसने लिखा सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईरान। अच्छा, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड है।
आई डू नॉट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये समझता है कि दुनिया जो है वो बेवकूफ़ है, दुनिया अहमक है, दुनिया पता नहीं स्टूपिड है, क्या है। यानी इसका आप तकब्बुर देखें। मैंने अभी प्रपोजल पढ़ा है, फिर उसने कैपिटल वर्ड में लिखा टोटली अनएक्सेप्टेबल, फिर आगे लिखा थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। बादशाह सलामत को पसंद नहीं आया कि ईरान का प्रपोजल, टोटली अनएक्सेप्टेबल, आई डू नॉट लाइक इट। ये इसका बिहेवियर है। और एक ढंग का डिप्लोमेट ये भेज नहीं सका, एक ढंग का डिप्लोमेट ये भेज नहीं सका। उस दिन 71 लोगों का डेलीगेशन ईरान से आया, और इधर से कौन आया? हर बार ये नेतन्याहू को फोन करके पूछ रहे थे। उस दिन मुआहिदा पाकिस्तान में हो जाना था, सिर्फ नेतन्याहू ने आखिरी मिनट में मुआहिदा रुकवाया जेडी वैंस को डायरेक्ट कॉल करके, और नेतन्याहू ने कहा कि ये इंतजामिया तो रोज उसे रिपोर्ट करती है। ट्रंप वॉन्स कि ईरान विल बी लॉफिंग नो लॉन्गर, और ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है, हो सकता है हम इस पर दोबारा हमला करें। ये ट्रंप की स्टेटमेंट्स है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि हमारी जो डिमांड्स हैं बड़ी लॉजिकल डिमांड्स हैं, बड़ी रीजनेबल डिमांड्स हैं, हमने कोई एग्जैजरेटेड डिमांड्स नहीं की। अब उनकी क्या डिमांड्स? वही बातें, ईरान की बातें वही हैं, कुछ उसमें नया नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तो लेबनान में सीज फायर होना चाहिए, ये क्लॉज जब उन्होंने पहले भी शामिल थी, अब इसमें भी शामिल की गई कि लेबनान में सीज फायर होना चाहिए। अब इसमें क्या गलत बात है? ये ट्रंप को पसंद नहीं आया, लेबनान में सीज फायर नहीं होना चाहिए जी। तो ये लेबनान की बात ईरान ने की है, और सैंक्शंस खत्म होनी चाहिए। अब इसमें क्या गलत बात है? ईरानियंस को क्या दुनिया में तिजारत करने का हक हासिल नहीं है? क्या उनको अपना ऑयल बेचने का हक हासिल नहीं है? क्या उनको बाकी दुनिया में ट्रैवल करने का हक हासिल नहीं है? सैंक्शन जो कि एक्ट ऑफ वॉर हैं, जो कि इलीगल हैं, जो कि कलेक्टिव पनिशमेंट होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो उनके एसेट्स हैं जो फ्रोज किए हुए हैं उसको रिलीज किया जाए। अब इसमें क्या गलत बात जब वो ईरान ने की। और फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है इसकी मैनेजमेंट के हवाले से कोई मैकेनिज्म जो बनाया जाए। और इसके अलावा ईरान क्या बात करे, मुझे बताइए। इससे बड़ी फेस सेविंग और ईरान क्या दे सकता है? मतलब ईरान के ऊपर जंग हुई है, आखिर आगे उन्होंने बढ़ना है, और वो विद द इमेज ऑफ डिफीट आगे नहीं बढ़ सकते, विद द इमेज ऑफ विक्ट्री ही वो आगे बढ़ेंगे। जितना उनका नुकसान हुआ है, तो ये जो जज्बा होगा कि हम जीत गए हैं, यही चीज तो उनको आगे लेकर जाएगी। तो कहीं भी ईरान विद द इमेज ऑफ डिफीट आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात ध्यान में रखें। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, इसमें क्या मसला है? लेकिन बादशाह सलामत को पसंद नहीं आया। अब मुझे बताएं, जो ये कई हफ्तों से रौला पड़ा हुआ था, ये प्रपोजल आ रहा है, ये प्रपोजल जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, क्या नतीजा निकला? ऐसा नहीं है कि ऑन द टेबल डील एग्जिस्ट नहीं करती है, उधर विल नहीं है एक डील करने की ईरान से। यह बुनियादी मसला है। मसला यह नहीं है कि ईरान ने कुछ ऐसा डिमांड्स में भेज दिया जो एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं, उधर मसला यह है कि वो ईरान का टोटल सरेंडर चाहते हैं। अब पेंटागन चीफ कह रहा है जी हमारे जो म्यूनिशंस है वो लो नहीं है, जैसे सेनेटर्स क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये लो हैं। और आज जो रिपोर्ट आई है 77 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है अमाउंट ईरान जंग की। 25 बिलियन डॉलर इसने माना है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। फिर 50 बिलियन डॉलर, 70, अब ये 77 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रही है। चूंकि बहुत सारी डायमेंशंस में चीजें सामने आ रही है ना कि अच्छा ये भी हुआ, अच्छा ये भी हुआ, अच्छा ये भी हुआ। डेली कॉस्ट 1 से 2 बिलियन डॉलर रही है, इक्विपमेंट्स का नुकसान अलग से है। तो अब वो ट्रैक करते चले जा रहे हैं कि नहीं ये इतना है, ये इतना है, ये 100 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस करेगा, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इनका नुकसान 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये ट्रंप ने दिया है अमेरिका को। अच्छा, अब जरा अगली बात सुने जिस पर खप पड़ी हुई है, वो ये है कि नेतन्याहू का जो ताज़ा इंटरव्यू है उसमें उसने डिनाई किया कि मैंने तो कभी ट्रंप को यह कहा ही नहीं कि यह कोई इजी विन वॉर होगी। अब ये तमाशा आप देखें, उसे न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो ये कहते रहे कि बड़ी आसान जंग होगी यार, यूं हम जाएंगे ईरान को लपेट लेंगे। कहते हैं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं कि ये कोई, मैंने परफेक्ट ओवर फोरसाइट दी नहीं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। मैंने तो बस एक असेसमेंट से दी थी, मुकम्मल कैलकुलेशन मैंने नहीं दी। मैंने ये नहीं कहा कि ये कोई इजी वन वॉर होगी। इसको टाइम्स ऑफ इजराइल ने कैसे लिखा है? नेतन्याहू सेज
फॉल ऑफ ईरानियन रिजीम नॉट अश्योर्ड, ईरान की रिजीम फॉल करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने उस इंटरव्यू से हेडलाइन लगाई है। ये इंपॉर्टेंट होता है ना कि कैसे, क्या सही इंटरप्रेट कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट को। तो जो हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इजराइल भी उसी बात को लिख रहा है। अपीयर्स टू एक्नॉलेज द फेलियर टू फोरसी हुर्मज स्टैंड ऑफ, तस्लीम कर रहा है नेतन्याहू के फेलियर हुआ है कैलकुलेशन में, खासकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के हवाले से और ईरानी रजीम के फॉल के हवाले से। अच्छा, अब ये कह रहा है नहीं ये मैंने तो नहीं कहा था इजी वन होगा। अब मैं दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं, एक 24 फरवरी की है और एक 28 फरवरी की है, हमला होने से कुछ देर पहले। चूंकि वो जो लास्ट वीक था हमला से पहले, नेतन्याहू ट्रम्प जो है उसने क्या खपट अमेरिका में डाली हुई है, ये भी बड़ी आसान जंग होगी। हालांकि उसके जनरल्स कह रहे थे नहीं ये नेतन्याहू तुमसे गलत बयानी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, और ट्रम्प कह रहे हैं नहीं ये बड़ी आसान जंग होगी। अब ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है 24 फरवरी 2026 की। टॉप जनरल डज नॉट अपोज द वॉर, ट्रम्प सेज थिंक्स इट वुड बी वेरी इजीली वॉन, बड़ी आसानी के साथ हम ये जंग जीत जाएंगे। और फिर न्यूयॉर्क टाइम 28 फरवरी, ट्रम्प सेज के टॉप जनरल प्रेडिक्ट इजीली विक्ट्री ओवर ईरान, बड़ी आसानी के साथ हम ये जंग जीत जाएंगे। तो ये नेतन्याहू ट्रम्प को बता रहा था, जो ट्रम्प आगे ये स्टेटमेंट जारी कर रहा था ना, नेतन्याहू नहीं बताया ना कि ये आसान जंग होगी, और ट्रम्प कह रहा था, सबको बता रहा था। हालांकि जनरल्स मुखालफत कर रहे थे कि ये कोई आसान जंग नहीं होगी। अब नेतन्याहू भी कह रहा नहीं वो। तो बात यह है कि एक और हमला करने जा रहे हैं, तो आज मान रहे हैं कि पुरानी कैलकुलेशन गलत थी, आगे भी इनके साथ यही होगा। दूसरा फैक्टर है चाइना का, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसराइल यूक्रेन में भी इन्वॉल्व है अगेंस्ट रशिया, एंड इसराइल अब मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो रहा है अगेंस्ट चाइना। जो ईरान के एम्बेसडर हैं टू चाइना, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट होना है तो चाइना उसका गारंटर बने। और नेतन्याहू ने कहा, मतलब मीनवाइल उसकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उसने कहा कि चाइना ने मिसाइल दिए हैं ईरान को, आई डू नॉट लाइक इट। ये दोनों जो है ना दुनिया के अपने आप को बादशाह समझते हैं। एक के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं और एक का नाम जो एप्स्टीन फाइल में, ये दुनिया का बादशाह समझते हैं। वो कहता है मुझे ईरानी प्रपोजल पसंद नहीं आया, ये कहता है चाइना ने मिसाइल दिए ईरान को, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो कहता है चाइना को रिकंसिडर करनी चाहिए अपनी ऑप्शन, ईरान को मिसाइल नहीं देने चाहिए। अब मैं आपके सामने 15 फरवरी 2026 की एक स्टेटमेंट रख रहा हूं, यह नेतन्याहू और ट्रम्प की मुलाकात के बाद की स्टेटमेंट है। बोथ लीडर एग्रीड कि ईरानियन ऑयल सेल टू चाइना ये रुकनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं। नेतन्याहू का क्या ताल्लुक है ईरान ऑयल दे चाइना को, अमेरिका की तो समझ आती है, नेतन्याहू का क्या ताल्लुक है? ईरानियन ऑयल सेल टू चाइना रुकनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक होती है ग्रेड गेम, जो अमेरिका लड़ता है सोवियत यूनियन से, अब चाइना से लड़ रहा है, तो उसमें इसराइल अपनी ग्रेड गेम क्या खेल रहा होता है कि वो अमेरिका को ये बताता है कि हम आपके साथ अलाइन हैं अगेंस्ट योर एनिमी, तो तुम्हारे दुश्मन के साथ हम लड़ रहे हैं। और इसराइल को फितरी तौर पर यह सूट करता है, क्योंकि जैसे सोवियत यूनियन था तो उसने मिस्र की मदद को आया और कहा कि अगर मिस्र से इजरायली फौज ना निकली और बरतानी और फ्रांसीसी फौज ना निकली तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे पेरिस और लंदन पर। तो इस तरह इनको शिकस्त हुई वहां पर और फौजें निकालना पड़ी। तो कोई दूसरी ताकत जो है वो जाहिर है वो ओआईसी मुल्कों को सपोर्ट करेगी, वो फलस्तीनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट करेगी। जैसे रशिया, आप देखें फलस्तीनी रेजिस्टेंस वहां पर गई है, चाइना ने बाकायदा सबको फलस्तीनियों को बिठाया। तो ये इस तरह से गेम खेल रहे होते हैं। ये जब अफगानिस्तान में रशिया सोवियत यूनियन आया है तो वहां पर इजरायली लॉबी ने खप डाल दी कि बेसेस बनाओ गल्फ में, नहीं तो सोवियत यूनियन आगे आ रहा है। हालांकि सोवियत यूनियन का कोई इरादा नहीं था गल्फ में आने का, अटैक करने का। ये इस तरह से गेम खेल रहे होते हैं। अब चूंकि अमेरिका की लड़ाई चाइना से है, लेकिन चाइना के खिलाफ खुलकर नेतन्याहू जा नहीं सकता, सोवियत यूनियन के खिलाफ तो ये खुलकर था। तो अब धीमे अंदाज में ये बात कर रहा है और ट्रंप को भी साथ साथ मैसेज देता रहता है कि देखो मैं चाइना के सामने खड़ा हूं, ठीक है ना। तो ये गेम है। आप देखें वो सोमालीलैंड और सोमालिया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर खुद वहां पर पहुंचे, इथोपिया, और फिर सोमालिया का दौरा उन्होंने करना था, बजाते खुद वो वहां पर गए। तो वो भी सारा चाइना के साथ मसला जो है वो चल रहा है। और ताइवान के साथ इजराइल मुकम्मल इन्वॉल्व है, ताइवान डोम बना के दे रहा है इजराइल उनको। अब इस जंग के बाद तो वैसे सारी दुनिया सोचेगी कि ये डोम बनाना भी है या नहीं बनाना। और ट्रंप और जो प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होगी उसमें
ट्रेड और ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, ये सारा डिस्कस होगा। ईरान ने ये कहा है जंग के तनाजुर में कि हम अकेले नहीं हैं करंट वॉर में, और ना ही नेक्स्ट वन में, अगली जंग में भी हम अकेले नहीं होंगे। मैनी कंट्रीज हैव हेल्प्ड अस एंड आर हेल्पिंग अस, बहुत सारे मुल्कों ने हमें सपोर्ट किया है और बहुत सारे हमें कर रहे हैं। और वी विल रिसीव एड, हमें मदद हासिल होगी फ्रॉम आर फ्रेंड्स इन अदर एरियाज एंड इट विल बी डिसाइसिव, फैसला कुन मदद जब हमें हासिल होगी अपने दोस्त ममालिक से, हम अकेले नहीं हैं। और ईरान ने गल्फ कंट्रीज को मैसेज दिया है कि रीजन के मुल्क जो है वो अमेरिका के बगैर अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करें। और ये चाइना ने भी यही बात की है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की जो ताज़ा स्टेटमेंट आई जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए, तो उन्होंने यही बात की कि रीजनल फ्रेमवर्क और रीजनल डायलॉग होना चाहिए, और अमेरिका को यहाँ से उसकी जो है ना प्रेजेंस, उसको चाइना ने भी रिजेक्ट कर दिया है और ईरान के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया। हिजबुल्लाह ड्रोन्स किल इजरायली सोल्जर्स इन नॉर्थ पैलेस्टाइन बेस अटैक। एक ड्रोन जाता है और वो बेस में ज़ाहिर एयर डिफेंस लगा होगा, सारी प्रोटेक्शन, वहां पर जाकर इजरायली फौजी को अटैक किया और वो उसमें मारा गया। ये आज का एक नया वाकया है और बड़ा वाकया। और इसके अलावा इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री ने 8 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज मानी है इस वाकये से अलग। और एक सेपरेट वाकये में लेबनान के अंदर 3 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं बॉबी ट्रैप ड्रोन से। उधर हेल्थ मिनिस्ट्री 8 मान रही है, एक सेपरेट में 3 है और एक वाकई में 1 इजरायली फौजी है। हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल के लिए नाइटमेयर साबित हो रहे हैं, इजरायली मीडिया बता रहा है। ग्रोइंग कंफ्यूजन, जो इसराइली रैंक्स हैं उसमें कंफ्यूजन जब वो बढ़ती चली जा रही है और एंजाइटी बढ़ रही है इसराइली सर्कल के अंदर कि रेजिस्टेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं वो किस तरह से एक्सपैंड हो रही हैं। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हिजबुल्लाह अपनी तारीख में बहुत ही लार्ज स्केल ड्रोन ऑपरेशंस कर रहा है और सस्टेन्ड ऑपरेशन कर रहा है। देखिए, इससे पहले क्या होता है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स आते हैं और वो एंटी टैंक मिसाइल फायर कर रहे हैं, वो जरा उस तरह की जंग होती है। पहली बार वो ड्रोन ही ड्रोन भेज रहे हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लार्ज स्केल ड्रोन ऑपरेशन हिजबुल्लाह सर अंजाम दे रहा है और सस्टेन्ड ऑपरेशन है, ना खत्म होने वाले, 2400 घंटे जारी हैं ये ऑपरेशन। कब कहां से कौन सा ड्रोन आ जाए ये पता भी नहीं चल रहा। साथ साथ वीडियोस वो जारी कर रहे हैं कि ये हमला किया, ये टैंक तबाह किया, ये फौजी। और देखिए इसराइल क्या कर रहा है। इसराइल जो है वो लेबनान की जो एग्रीकल्चर है, फूड है, लाइव स्टॉक है, इसको निशाना बना रहा है ताकि वहां पर फूड की शॉर्टेज पैदा हो, वहां उनका रोजगार तबाह हो जाए, माल मवेशी उनके पर वो बम गिराता है, एग्रीकल्चर लैंड्स को वो तबाह कर रहा है, बहुत खौफनाक तबाही वो फैला रहा है। और रीजन खामोश है, लेकिन रीजन अलबत्ता ईरान को जरूर कंडेम कर रहा है। और मिस्र और तुर्की की इंटेंस एफर्ट्स हो रही हैं कि वो डी एस्केलेट करे ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल को। इंटेंस एफर्ट जब वो कर रहे हैं। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। अब आप निराश रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।